नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर प्रतीक क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और करंट अफेयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी लोग जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर है जहां पर क्या किया गया है, जहां पर आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। चलिए जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पर क्या किया गया है, जहां पर आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री को जो है स्थापित किया गया है। रायबरेली होगा, मुगलसराय होगा, प्रयागराज या इलाहाबाद होगा, या फिर लखनऊ हो जाएगा। पहले प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है, फटाफट आंसर कीजिएगा। देखो, अगर हम लोग मुगल सराय की बात करते हैं, ठीक है, मुगल सराय की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, कौन सा, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। किसका नाम, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है। ठीक है, जो कि कौन से जिले में, जो कि चंदौली जिले में है। ठीक है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। आपको बताना है कौन सा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रायबरेली। ठीक है, रायबरेली में भी क्या किया गया है, तो अभी रायबरेली में आधुनिक रेलवे कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। ये यहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है या निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। अब काशी वाराणसी, बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या हो जाएगा, काशी वाराणसी करेक्ट आंसर आपका। आप लोग जल्दी से आंसर कर सकते हो। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे काशी वाराणसी है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, गोमती नदी की बात करते हैं, तो गोमती नदी के क्या है, गोमती नदी के किनारे देखो आपको लखनऊ मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, और सुल्तानपुर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, लखनऊ मिलेगा, सुल्तानपुर मिलेगा, और क्या मिलेगा, और आपको जौनपुर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये तीनों आपको गोमती नदी के किनारे मिल जाएगा। सरयू नदी के किनारे बात करेंगे, सरयू नदी किनारे आपको क्या हो जाएगा, अयोध्या मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, सरयू नदी किनारे आपको अयोध्या मिल जाएगा। यमुना नदी के किनारे अगर हम लोग बात करेंगे तो यमुना नदी के किनारे आपको मथुरा मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मथुरा मिल जाएगा, प्रयागराज मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो प्रयागराज हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आगरा आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आगरा आपका हो जाएगा, आगरा, यमुना, मथुरा। ठीक है, आगरा जो है, मथुरा जो है, और ये आपका प्रयागराज, ये सब आपका कौन सा, यमुना नदी। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे काशी, तो काशी या फिर कहें वाराणसी, ये आपका गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक भाई बात, विकल्प संख्या आपका क्या है, विकल्प संख्या आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है। चलिए तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। तो ये क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पर आपको राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर गोरखपुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई, जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा शहर हमारा सही आंसर होगा, विकल्प संख्या आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में अगर हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ में देखो आपको गन्ना अनुसंधान मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे आपको औषधि अनुसंधान संस्थान मिलेगा। इसके अलावा आपको विश्व अनुसंधान संस्थान मिलेगा। ये सब अनुसंधान संस्थान आपको कहां पर, लखनऊ में मिलेंगे। लखनऊ जो है, लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ नवाबों का शहर कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, लखनऊ नवाबों का शहर कहलाता है। इसके अलावा अगर हम लोग लखनऊ की बात करेंगे
तो लखनऊ से और क्या होता है, तो लखनऊ का जो चिकन है, ध्यान रखिएगा, जो चिकन कपड़ा जो है, ठीक है, चिकन के जो कपड़े हैं ये बहुत ही फेमस हैं। इसके अलावा लखनऊ में अगर हम लोग बात करेंगे तो गुड़ मेले का आयोजन किया गया, कौन सा, तो गुड़ मेला जो है इसका आयोजन कहाँ पर, लखनऊ में किया गया है, याद रखिएगा। कानपुर में अगर हम लोग बात करते हैं, कानपुर में आपको क्या होगा, कानपुर में आपको चीनी या फिर शर्करा अनुसंधान देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको दलहन अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर, तो ये दोनों चीजें आपको जो है कानपुर में देखने को मिलेगा। वाराणसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको हथकरघा अनुसंधान देखने को मिलेगा। और क्या होगा, और सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। गोरखपुर में अगर हम लोग बात करेंगे तो गोरखपुर में क्या किया गया है, टेराकोटा जो मिट्टी है, टेराकोटा मिट्टी को क्या कर दिया गया है, जीआई टैग दिया गया, ठीक है। टेराकोटा मिट्टी को क्या कर दिया गया है, तो टेराकोटा मिट्टी को गोरखपुर में जीआई टैग दिया गया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। विकल्प संख्या आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को आंसर बता दिया भाई, अभी इस प्रश्न का मैंने आप लोगों को आंसर बता दिया। चौथे प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया है, इस प्रश्न का आंसर बता दिया, ये पेपर आउट हो गया, ये क्वेश्चन आउट हो गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ के विषय में भी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये चिकन कारीगरी है ना, जो कपड़े की, जो चिकन के कपड़े होते हैं उनकी जो कारीगरी होती है, उनके लिए लखनऊ जो है ये प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। देखो ये फिरोजाबाद, अगर हम लोग शहर की बात करते हैं, इस फिरोजाबाद शहर की बात करते हैं, तो जो ये फिरोजाबाद शहर है, इस फिरोजाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की है फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। किसने की है, तो इसकी स्थापना की है फिरोज शाह तुगलक ने, इसकी स्थापना की है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने और कौन से शहरों की स्थापना की है, तो हिसार की स्थापना की है, जौनपुर की स्थापना की है, जौनपुर की स्थापना की है, फिरोज शाह कोटला की स्थापना की है, ठीक है। फिरोज शाह कोटला आदि शहरों की स्थापना जो है, आदि जो शहर हैं, इन सब शहरों की स्थापना किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई है। फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोज शाह कोटला, इन सब की स्थापना किसने, फिरोज शाह तुगलक ने की है। अब अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, कांच के लिए, यहाँ पर कांच की चूड़ियां जो है फिरोजाबाद की, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। क्या है, कांच की जो चूड़ियां हैं ये फिरोजाबाद की बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, पांचवें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई। तो 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद किसने नहीं की थी। बहुत ही आसान प्रश्न है, विकल्प को देख करके आप समझ जाओगे कौन सा सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे 1857 का जब विद्रोह होता है, तो ये जो ग्वालियर के जो सिंधिया लोग हैं, जो ग्वालियर के ये सिंधिया लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये अंग्रेजों की मदद करते हैं। जो हैदराबाद के निजाम है, ये क्या करते हैं, ये भी अंग्रेजों की मदद करते हैं। भोपाल की जो अगर हम लोग बात करेंगे, जो ये सिकंदरा बेगम है, ठीक है, कौन है, जो सिकंदरा बेगम है, ये भी क्या करती हैं, ये भी अंग्रेजों की मदद करती हैं। लेकिन जो अवध की बेगम हजरत महल है, ये क्या करती हैं, ये अंग्रेजों की मदद नहीं करती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, अंग्रेजों का विरोध करती हैं, विद्रोह करती हैं। कहां से, तो लखनऊ से। लखनऊ से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो वह बेगम हजरत महल ने किया था। अवध में अगर हम लोग बात करेंगे, अवध में नेतृत्व किसने किया था, तो अवध में मौलवी अहमदुल्ला है, ठीक है। कौन है, मौलवी अहमदुल्ला है, ठीक है। कौन है, मौलवी अहमदुल्ला है, इन्होंने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद में अगर हम लोग बात करेंगे, इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया है, तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया है, ठीक है। किसने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया है 1857 की क्रांति का। अगर बरेली में आपसे पूछे, बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, खान बहादुर ने किया है, ठीक है। किसने किया है बरेली में, तो खान बहादुर ने किया है।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कहाँ पर, अगर हम लोग बात करते हैं बिहार जगदीशपुर में बात करते हैं, कहाँ पर, बिहार जगदीशपुर की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, बिहार जगदीशपुर की बात करते हैं, तो बिहार जगदीशपुर में किसने, तो कुंवर सिंह ने, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो कुंवर सिंह हैं जिन्होंने क्या किया है, बिहार जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। कानपुर से अगर हम लोग बात करेंगे, कानपुर से कौन होंगे, तो कानपुर से नाना साहब हैं, ठीक है, कौन है, नाना साहब हैं, जो क्या करते हैं, जो कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। झांसी से अगर हम लोग बात करेंगे, झांसी से कौन है, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, कौन है, रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये क्या करती हैं, 1857 की क्रांति का नेतृत्व करती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय कब लिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग इस प्रश्न का गलत आंसर करोगे। चलिए देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का एकदम सही वाला आंसर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बंगाल विभाजन की बात करते हैं, तो बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है, किसके, तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की बात की जाएगी। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन के निर्णय को, ठीक है, लागू करने का निर्णय कब लिया गया था, तो निर्णय जो लिया गया था ये लिया गया था 19 जुलाई 1905 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 19 जुलाई 1905 से ये क्या किया गया था, ये निर्णय लिया गया था। और बंगाल विभाजन लागू कब किया जाएगा, तो लागू किया जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है भाई। बात जितने लोग विकल्प संख्या सी कर रहे हो एक बात ध्यान से सुन लो। अगर आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कब निर्णय लिया गया, तो निर्णय लिया गया है 19 जुलाई 1905 को। और आपसे पूछा जाए कब लागू किया गया, तो लागू किया गया है 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है लागू कब किया गया, तब आपका आंसर सी वाला होता। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, ठीक है, कौन सा आंदोलन चलाया जाएगा, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। और बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। बंगाल में इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। और इनकी अगर हम लोग एक पत्रिका की बात करें तो इनकी एक पत्रिका है, पत्रिका का नाम क्या है, इनकी पत्रिका का नाम है बंगाली, ठीक है, क्या है, इनकी पत्रिका का नाम है बंगाली। और इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है ए नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, क्या है, ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग। ये किसकी, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक का नाम है ए नेशन इन द मेकिंग। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान आपसे पूछा जाए कौन सा पत्रकार था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा भारत में कौन सा पत्रकार था, तो H.W. नेविन्सन, ठीक है, कौन सा पत्रकार था, तो H.W. नेविन्सन ये पत्रकार था। कब, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत में ये पत्रकार मौजूद था। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को, ठीक है, बंगाली विभाजन को अलग करने की, बंगाली विभाजन के जो है बंगाली विभाजन का निर्णय लागू करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गदर आंदोलन के नेता कौन थे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करते चलोगे भाई। यहाँ पर गदर आंदोलन की बात करेंगे तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे, ये आप लोगों को प्रश्न बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, घटना है वर्ष कब की, 1913 की, ठीक है, कब की है, 1913 में लाला हरदयाल हैं, ठीक है, कौन है, 1913 में लाला हरदयाल हैं, 1913 में लाला हरदयाल है। और ये लाला हरदयाल क्या करते हैं, तो लाला हरदयाल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, कहां पर, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में क्या करते हैं, तो यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। आपसे पूछा जाता है, आपसे तीन चीजें पूछी जाती हैं। पहला, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, दूसरा, स्थापना किसने की, और तीसरा, किस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई।
तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है, स्थापना करेंगे लाला हरदयाल, और कहां पर करेंगे, सैन फ्रांसिस्को में करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1905 में क्या करते हैं, 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, तो ये इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे 1905 में इंडिया हाउस की जो है स्थापना करते हैं। मैडम भीकाजी कामा की बात करेंगे तो इनको भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। ठीक है, भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है किसको, मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। भगत सिंह की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कौन सी, इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सी, तो नौजवान सभा की स्थापना की थी सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1927 में महाराष्ट्र में पहाड़ सत्याग्रह किसने शुरू किया। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक तो वर्ष है 1927, स्थान कौन सा है, महाराष्ट्र है, सत्याग्रह कौन सा है, पहाड़ सत्याग्रह। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो पहाड़ सत्याग्रह है ये कब शुरू किया गया, 1927 में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया, महाराष्ट्र में शुरू किया गया। अब आपको बताना है कि किसने इसको प्रारंभ किया है। महात्मा गांधी होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होंगे, या फिर ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई, जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से, तो 1927 में महाराष्ट्र में पहाड़ सत्याग्रह की जो शुरुआत की है ये किसने की है, ये की है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनको हम लोग संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं किसको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1927 में महाराष्ट्र में पहाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इनकी एक रचना भी है, उसका नाम याद रखिएगा, क्या है, मूक नायक। ठीक है, क्या है, तो इनकी एक रचना है मूक नायक, तो ये भी याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर से। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, तो कौन सा अधिनियम है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। और क्योंकि ये अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है, एक तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाएगा। दूसरा जो काम होगा वो क्या होता है कि इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। और क्या होगा, और इस एक्ट के द्वारा अब भारत में सिविल परीक्षा कराई जाएगी का प्रावधान किया गया कि अब भारत में क्या होगा, अब भारत में सिविल एग्जाम आपके होंगे। ठीक है, क्या होंगे, जो आपके सिविल एग्जाम हुआ करते थे। ठीक है, जो आपके क्या होते थे, अभी तक सिविल परीक्षाओं की बात करें तो सिविल परीक्षा सिर्फ लंदन में होती थी, लेकिन इसी एक्ट से प्रावधान किया गया कि भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल परीक्षा कराई जाएगी। तो इसी एक्ट से प्रावधान किया गया कि अब भारत में भी क्या होगा, तो सिविल परीक्षा होगी। जैसे लंदन में सिविल परीक्षा होती वैसे ही अब भारत में, ठीक है, लंदन और भारत में दोनों ही जगहों पर साथ साथ सिविल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये कौन सा एक्ट है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या आपका सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल होती है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। इस 11वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलो जल्दी से आंसर करते चलो भाई, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा।
ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करो भाई, 11वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो संविधान सभा में, जब हम लोग संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में 296 सीटों के लिए क्या होता है, 296 सीटों के लिए चुनाव होता है। संविधान सभा में कितनी सीटों के लिए, तो 296 सीटों के लिए चुनाव होगा। और 296 सीटों में क्या होता है, 208 सीटें जो हैं, 208 सीटें कौन पा जाती हैं, कांग्रेस पा जाती हैं। और मुस्लिम लीग की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुस्लिम लीग को क्या होता है, सिर्फ 73 सीटें प्राप्त होती हैं। मुस्लिम लीग को कितनी, सिर्फ 73 सीटें प्राप्त होती हैं। और जब इतनी कम सीटें प्राप्त होती हैं तो मुस्लिम लीग क्या करती है, संविधान सभा का बहिष्कार करती है। ठीक है, क्या करती है, तो संविधान सभा का बहिष्कार करती है। संविधान सभा का मुस्लिम लीग क्या करती है, बहिष्कार करती है। और 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग क्या करती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक बार क्या किया जाता है, एक बार फिर से मुस्लिम लीग को मनाया जाता है और कहा जाता है कि भाई जो अंतरिम सरकार बनेगी, जो अंतिम रूप से जो एक अस्थायी सरकार बन रही है, उसमें हम क्या करेंगे, मुस्लिम लीग के मंत्रियों को भी, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को भी हम लोग शामिल करेंगे। और तब जाकर के मुस्लिम लीग मानती है। और मुस्लिम लीग को कब शामिल किया गया है, तो बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, तो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी, तो 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। ठीक भाई, बात कब हुई थी, तो 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। यहां पर जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। ठीक भाई बात, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न का जल्दी से आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपको मैंने कई बार बताया है, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है। इस तरफ अगर हम लोग बात करेंगे, इस तरफ क्या है, इस तरफ पाकिस्तान है। इस तरफ अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो इस तरफ आपके चाइना है। अगर आप मुझसे बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे भारत चीन के बीच में पूछ ले कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच में क्या है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, यहां पर LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, क्या है, नियंत्रण रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा है। और वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा जो है LAC जो है, ये भारत और चाइना के बीच में है। भारत और चाइना के बीच में जो है मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, कौन चलिए अभी आवाज आ रही होगी। चलिए क्षमा कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख रहा था। चलिए क्षमा कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही थी। चलो अभी अभी आवाज आ रही होगी, मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, चलो इस प्रश्न में आवाज आ रही थी भाई। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या होता है, संविधान सभा में 296 सीटें हैं। 208 सीटें किसको, कांग्रेस को मिलती हैं। 73 सीटें क्या होती है, मुस्लिम लीग को मिलती हैं। और क्या होगा, मुस्लिम लीग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या कर रही है, तो ये संविधान सभा का बहिष्कार करती है, क्योंकि इसको सिर्फ 73 सीटें मिली है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है। बाद में फिर से क्या होता है, मुस्लिम लीग को मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया जाएगा, मुस्लिम लीग को मनाया जाएगा। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल होगी। तो आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए भाई फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, अभी आवाज आप लोगों को आ रही होगी।
माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख रहा था, मैं थोड़ा सा पढ़ाने में इधर ही ध्यान दे रहा था। चलिए अभी बात करेंगे। तो आपको पता है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके रेडक्लिफ हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? रेडक्लिफ हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो अभी देखो कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को मैंने क्या किया था, कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो क्या है भाई? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच में है। ठीक है, क्या होगा भाई? तो देखो ये वाली आपकी रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये वाली रेखा कौन सी है? तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा है। ठीक है, कौन सी? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा, और ये कौन सी है? 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर यहाँ से आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तब आपका क्या हो जाएगा? तब आपका 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में क्या दे रहा है? ऑप्शन में देखो आपको विकल्प संख्या बी मिल रहा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर आपसे यही देशांतरीय विस्तार पूछ ले, क्या कर ले आपसे? अगर आपसे यही देशांतरीय विस्तार पूछ ले, अगर आपसे क्या कर ले, यहीं पर देशांतरीय विस्तार पूछ ले, तो देशांतरीय विस्तार क्या होगा भाई? देखो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे, यहां से लेकर के और यहाँ के बीच में, यहां से लेकर के यहाँ के बीच में क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या हो जाएगा? ये भारत का देशांतरीय विस्तार। अगर आप भारत का देशांतरीय विस्तार पूछ ले तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट का भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। क्लियर भाई बात? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है? चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे, खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। तो माही होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपकी ये साबरमती हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ये साबरमती हो जाएगा, कोयना हो जाएगा, तापी हो जाएगा। चलिए जल्दी से 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर कर दिएगा। 14वें प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कौन सी नदी है, ठीक है, तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं भारत के इस मैप की बात करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? भारत के मैप की बात करते हैं भाई। ठीक है, ये तापी नदी, मतलब तापी नदी का मतलब ताप्ती नदी से है भाई, ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी को ही तापी नदी भी कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, अगर इस ताप्ती नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर सतपुड़ा में बैतूल पठार है, और यही बैतूल पठार से निकलती है ये ताप्ती नदी, आ जाती है कहाँ पर? यहाँ पर खंभात की खाड़ी। यहाँ पर क्या है? तो यहीं पर है आपकी खंभात की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है? तो ये आपकी खंभात की खाड़ी। अगर मैं बात करूँ तो चलो यहाँ पर देखना भाई, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ये है खंभात की खाड़ी। ठीक है, ये क्या है? तो ये खंभात की खाड़ी, और यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सी नदी गिरती है। तो देखो ये हो जाएगी आपकी क्या? खंभात की खाड़ी। ये खंभात की खाड़ी में कौन सी? ताप्ती नदी गिर रही है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? माही नदी की बात करेंगे, तो माही नदी यहीं पर आपका क्या है? विंध्य पर्वत श्रृंखला है, और विंध्य पर्वत श्रृंखला यहीं से कौन सी आपकी? कर्क रेखा गुजरती है, और यही कर्क रेखा पर आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला है। विंध्य पर्वत श्रृंखला से एक माही नदी निकलती है और क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काट करके जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम लोग ऊपर की बात करेंगे, ऊपर की तरफ क्या है? साबरमती नदी है। ऊपर की तरफ आपका अरावली श्रृंखला है, और इस अरावली श्रृंखला से एक नदी निकलती है साबरमती नदी, और ये भी जाकर के कहां पर गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। जो नहीं गिरती है वो कौन सी होगी? वो कोयना नदी है। ये कोयना नदी क्या होता है? तो ये कोयना नदी जो है वो इस तरफ बह करके आकर के क्या करती है? आकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है, किस में मिल जाती है? तो कृष्णा नदी में मिल जाती है, कृष्णा नदी में मिल जाती है। ये जो कोयना नदी है किस में मिल जाती है? कृष्णा नदी में मिल जाती है, और ये किस तरफ जा रही है? ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। ठीक है, मिल जाती है, किस तरफ ये जा रही है? तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। ठीक है, किसकी तरफ? बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो कोयना नदी हो जाएगा। ठीक भाई बात? आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। मेघालय के पठार की हम लोग बात करेंगे, तो मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि मेघालय पठार को ही हम लोग क्या करते हैं? तो मेघालय पठार को ही हम लोग शिलांग पठार के नाम से जानते हैं, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी शिलांग चोटी ही हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मेघालय या फिर कहें शिलांग के पठार में आपको कौन कौन सी? तो गारो, गारो, खासी, गारो, खासी, जयंतिया, जयंतिया,
मिकिर, मिकिर और रेगमा, ये सारी यहाँ पर क्या है, ये सब यहाँ पर आपको जनजातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या है, मेघालय में आपको गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा, ये सब जनजातियां देखने को मिलेंगी। और इन्हीं सब जनजातियों के नाम पर क्या किया गया है, इन्हीं सब जनजातियों के नाम पर मेघालय के पठार का नाम रख दिया गया। जो मेघालय में जो पहाड़ियां हैं, मेघालय में जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का नाम यहाँ की जनजातियों के नाम पर रख दिया गया है। अगर आपसे पूछे गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा, ये जनजातियां कहाँ पर, मेघालय। अगर आपसे पूछे गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा, ये पहाड़ी कहाँ पर, तो मेघालय। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, बात ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही मेघालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेघालय में ही आपको क्या मिलेगा, मेघालय में ही आपको मासिन राम मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा, मासिन राम मिलेगा। और ये मासिन राम जो है ये विश्व में क्या है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, क्या है, मासिन राम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। सबसे ज्यादा वर्षा जो विश्व में होती है वो कहां पर होती है, वो मासिन राम में होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किया जाता था। एक प्रश्न तो यहीं पर ध्यान रखना, मसाहत, मसाहत क्या है, तो ये भूमि माप की एक इकाई है। ठीक है, क्या है, भूमि माप की एक इकाई है मसाहत। और इसकी ये किसके समय में शुरू की गई थी। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे भाई। 16वां प्रश्न आपके, 16वां प्रश्न आपके सामने है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। तो दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग जो है भूमि माप के लिए किया जाता था। ये किसके समय में शुरू किया गया, आपको पता है भूमि माप की शुरुआत करने वाला पहला राजा, भूमि माप करवाने वाला, ठीक है, भूमि माप कराने वाला पहला राजा कौन है, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी है भूमि माप कराने वाला पहला राजा अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को अगर हम लोग बात करेंगे, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला राजा कौन है, नगद वेतन देने वाला पहला राजा अलाउद्दीन खिलजी है। हुलिया प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला राजा, हुलिया प्रथा और दाग प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला राजा कौन है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे शराबबंदी करने वाला पहला राजा, ठीक है, कौन, शराबबंदी करने वाला पहला राजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे सामूहिक समारोहों पर, सामूहिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राजा, सामूहिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। भू राजस्व को बढ़ा करके, भू राजस्व को बढ़ाकर 50% तक, 50% तक करने वाला राजा कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी है। घरी कर और चरी कर नामक नया कर लगाने वाला पहला राजा कौन है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। इसके अलावा अस्थाई सेना रखने की शुरुआत करने वाला पहला राजा, अस्थाई सेना रखने वाला पहला राजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। सिकंदर द्वितीय की उपाधि, सिकंदर ए सानी या फिर कहें सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में रहती है, ठीक है, किस राज्य में पाई जाती है, भूटिया जनजाति की बात करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, भूटिया जनजाति तो ये कहां पर पाई जाती है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो सिक्किम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर त्रिपुरा में, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप लोग भाई। नागालैंड की अगर हम लोग स्थापना वर्ष की बात करेंगे, नागालैंड की स्थापना वर्ष क्या है, 1963 है। नागालैंड की राजभाषा क्या होगा, नागालैंड की राजभाषा हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की हम लोग बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब है, तो 1987 है। त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करेंगे, स्थापना वर्ष कब है, 1972 है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए होगा। ये जो भूटिया जनजाति है कहां पर, ये सिक्किम में रहती है। सिक्किम की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किसकी, सिक्किम की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिक्किम क्या है, ये जो सिक्किम है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, क्या है,
सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, सिक्किम की, तो सिक्किम क्या है, ये पहला जैविक राज्य है। ठीक है, सिक्किम क्या है, तो सिक्किम जो है ये पहला जैविक राज्य है भारत का। ठीक है, सिक्किम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको 35वां संशोधन है 1974। इस संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, कौन सा, सह राज्य का। और 36वां संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को क्या किया गया है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, 36वां संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित व्यासरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया। अभी मैंने आपको बताया था कि 1905 में क्या होता है, 1905 में बंगाल विभाजन होगा। ठीक है, क्या होगा, 1905 में बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, 1911 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1911 में ये विभाजन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये विभाजन रद्द हो जाता है। ठीक है, विभाजन क्या हो जाता है, तो 1911 में ये जो बंगाल विभाजन है इसको क्या कर देंगे, रद्द कर दिया जाएगा। 1911 में ही क्या होगा, राजधानी परिवर्तन की घोषणा की जाएगी। ठीक है, क्या किया जाएगा, तो राजधानी परिवर्तन की घोषणा की जाती है। राजधानी परिवर्तन की जाएगी कहां से कहां, तो कलकत्ता से, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता से कहां पर, कलकत्ता से कहां पर, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित की जाएगी। और अगर आपसे पूछे दिल्ली राजधानी कब बनी, तो 1912 में राजधानी बनती है। ठीक है, क्या करती है, तो 1912 में राजधानी बनती है। कौन सी, दिल्ली राजधानी बनती है। 1912 में ही जो बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र था, तो 1912 में क्या कर दिया जाएगा, बिहार को अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाएगा। बिहार को 1912 में, बंगाल बिहार उड़ीसा पहले एक ही में था, 1912 में क्या किया जाएगा, बिहार को एक अलग राज्य बना दिया जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, एक अलग राज्य बना देते हैं। ठीक है, 1911 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1911 में इंग्लैंड के राजा हैं कौन, इंग्लैंड के राजा है जॉर्ज पंचम। ठीक है, कौन है, जॉर्ज पंचम है। और ये क्या करते हैं, ये अपनी पत्नी के साथ भारत आते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, इंग्लैंड के राजा हैं जो जॉर्ज पंचम, ये भारत आते हैं। ठीक भाई बात, तो यहाँ पर विकल्प संख्या आपका क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपका विकल्प संख्या आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई है। चलिए 19वें प्रश्न का जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, जल्दी से सभी लोग आंसर कर दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, तो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है, किस वर्ष की गई है। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो भाई, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को क्या कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो सभी लोग क्या कर लो, तो सभी लोग चैनल को फटाफट क्या कर लो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 1906। 1906 में एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या होता है, 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है। ठीक है, 1906 में क्या होता है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। कहां पर होगी, तो बांग्लादेश की जो वर्तमान राजधानी है ढाका, तो ये ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। कौन कौन करते हैं, तो ये करेंगे ये कौन करेंगे भाई, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो स्थापना है ये कौन करेगा, तो ये करते हैं सलीमुल्लाह खां। ठीक है, कौन करते हैं, तो सलीमुल्लाह खां। और कौन करेंगे, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, ये दोनों लोग जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। कब करेंगे, 1906 में करते हैं। कहां पर, ढाका में करेंगे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से कौन सा एक माउंट एल्ब्रूस कहां पर स्थित है। ठीक है, माउंट एल्ब्रूस की बात करेंगे। माउंट एल्ब्रूस ये कहां पर स्थित है, 20वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर कर दीजिएगा। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है, तो ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। चलो अगर आज हम लोग अगर मेरा सेशन आप लोग आराम से अच्छे से बढ़िया से देखते हो तो इन सारे प्रश्नों का बहुत बढ़िया से आंसर कर पाओगे। मैंने आपको बताया है क्या, मैंने आपको बताया है कि यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया की सीमा कौन कौन बनाता है। यूरोप और एशिया की सीमा देखो, एक तो बनाता है कौन, काला सागर। इसके बाद कौन है, इसके बाद कैस्पियन सागर है। ठीक है, कैस्पियन सागर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, यूराल पर्वत है।
और कौन सा पर्वत है? और काकेशस पर्वत है। ठीक है, कौन सा? काकेशस पर्वत है। और इसी काकेशस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, क्या है? तो ये काकेशस पर्वत का ही सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एल्ब्रूस। और ये जो माउंट एल्ब्रूस है, ये काकेशस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर तो है ही, साथ ही साथ यूरोप का भी सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, यूरोप का भी सबसे ऊंचा शिखर है। और अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यूरोप और एशिया की बात हो रही है, तो बताइएगा कौन सा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला है? कौन सा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला है? तो आप आंसर क्या करोगे? रूस करोगे। तो रूस में क्या है? रूस में ये माउंट एल्ब्रूस पर्वत है। रूस में क्या होगा? ये जो काकेशस पर्वत है, ये रूस में स्थित है। और इसी काकेशस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस है। और ये माउंट एल्ब्रूस क्या है? तो ये यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। याद रखिएगा क्या है? तो ये यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा, जो कि किस श्रृंखला पर है? जो कि काकेशस पर्वत श्रृंखला पर है। किस देश में है? रूस में है। तो आज के सेशन में ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जो लोग पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।